हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 2 हमारे राजनीतिक विज्ञान का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण का मतलब क्या है कि जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने की बात रखी थी और संविधान बनाने के बाद में आखिरकार उस संविधान को जब भारत ने आजादी प्राप्त करी थी 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान की जो एक रूपता रखी गई, संविधान को निर्माण करने के लिए अनेक अनेक तरीकों के विचार करे गए, वो सारी की सारी बात हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वन शॉट रिवीजन आपका होने जा रहा है। लगभग 10 से लेके 15 मिनट में एक चैप्टर पूरा फिनिश कर दूंगा। और जो इस स्लाइड में मेरे पास पीछे नोट्स हैं उसके बाहर से कोई भी चीज नहीं आने वाली, इसलिए जल्दी से पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप जैसे और बच्चों के पास भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी जा सके। तो सुनो मेरी बात। पहला टॉपिक क्या है आपका? संविधान। भाई संविधान क्या है? भैया संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो भारत के सभी नागरिकों को मानना अनिवार्य है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें सारे रूल्स लिखे हैं कि देश के लोग किन चीजों का पालन कर सकते हैं, किन चीजों को मान सकते हैं, क्या चीज उनके लिए जरूरी है, क्या चीज उनके लिए जरूरी नहीं है। वो सारी की सारी बातें संविधान के अंतर्गत लिखी हुई हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना। तो कह रहे संविधान लिखित मतलब लिखा हुआ नियमों की एक ऐसी किताब है। कह रहे संविधान तो एक किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मतलब एक तरीके से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। कह रहे संविधान एक ऐसी किताब है जिस किताब के अंतर्गत सारे कानूनों के बारे में बताया गया है कि देश के अंदर कौन सी चीजों को मानना चाहिए, कौन सी बातों को आप पालन कर सकते हैं और कौन सी नहीं। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो भारत के सभी सामूहिक वर्गों को मानना क्या होता है बेटा? अनिवार्य होता, मतलब जरूरी। सुनो, कह रहे संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच के संबंध तय करता है। मतलब कह रहे हैं संविधान तो लोगों के बीच में और सरकार के बीच में आपस में एक दूसरे के लिए बेटा संबंध तय करता है। मतलब कैसे कि सरकार जो लॉ बनाती है उन सारे कानूनों को पालन करना हमारी नागरिकों की होती है जिम्मेदारी। मतलब कह रहे संविधान का जो एक संबंध है वो सरकार का लोगों के साथ में अनिवार्य जरूरी होना चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या कह रहे हैं आपके पास में? रंगभेद। रंगभेद मतलब क्या होता है? आप लोगों ने क्लास 10th में जब आप जाओगे एक चैप्टर पढ़ोगे, पीछे भी आपने कहीं ना कहीं 6th 7th 8th में पढ़ा है, जिसमें सफेद लोग मतलब गोरे लोगों को और काले लोगों के साथ में अंतर स्पष्ट करते थे। अंतर स्पष्ट मतलब कैसे? जो गोरे लोग हुआ करते थे उनको तो सारी चीजों का अधिकार मिलता था, परंतु जो काले लोग हुआ करते थे उनके पास में सारी चीजों का अधिकार नहीं होता था। चलो कह रहे तो रंगभेद का मतलब है रंगभेद नस्ली भेदभाव, मतलब किसी की नस्ल मतलब कोई इंसान गोरा है कोई काला है उस पर ही आधारित है। और उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग तौर पर चलाई गई। कह रहे दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। मतलब कह रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका है, यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंगभेद की प्रणाली चालू करी, जिसके मुताबिक गोरे लोग और काले लोग आपस में एक दूसरे के लिए अंतर स्पष्ट करा कर सकते थे, आपस में एक दूसरे के लिए बैर रखते थे। सुनो मेरी बात। अगला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की स्थिति बेटा कैसे पनपी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर लोगों ने रंगभेद की बातों को आखिरकार किस तरीके से अपनाया था? तो कह रहे 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया। मतलब जो यूरोप की कंपनियां आई थी दक्षिण अफ्रीका ने उनको गुलाम बनाया। कह रहे और काफी बड़ी संख्या में यहां गोरे लोग बस गए। मतलब सॉरी गलती से एक मिस्टेक हुई ऊपर कि जो व्यापार करने आए थे यूरोप के लोग उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और वहीं पर मतलब कह रहे हैं व्यापार भी करने लगे। धीरे धीरे पूरे यूरोप ने साउथ अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया। कह रहे और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। मतलब जिनकी स्किन जो ब्लैक पीपल्स थे, काले लोग हुआ करते थे, उनके साथ में रंग भेद की बड़ा स्थिति अपनाई, लोगों को एक दूसरे के लिए बैर करा, आपस में एक दूसरे के लिए खिलाफ कर दिया। चलो कह रहे हैं आपसे रंगभेद की नीति के अंदर अश्वेतों पर प्रतिबंध। अब वो एक होते हैं श्वेत लोग। श्वेत मतलब होता है गोरे लोग। अगर आपको पता ना हो ना आप लोग लिख लो कि जो श्वेत मतलब होता है आपके गोरे लोग।
ताकि आपको भैया पेपर से एक दो दिन पहले आप इस रिवीजन को देख रहे होंगे तो आपके लिए मददगार रहेगा कि जो गोरे लोग होते हैं वो क्या होते हैं आपके श्वेत, और जो काले लोग होते हैं वो होते हैं आपके अश्वेत। तो कह रहे रंगभेद की नीति की, रंगभेद की नीति के अंदर आखिरकार प्रतिबंध, रोक क्या थी, किसके ऊपर रोक बेटा, अश्वेतों के ऊपर क्या रोक थी, कह रहे गोरों की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं, कि जो काले लोग हैं वो बिना परमिशन के गोरों की बस्तियों में रह नहीं सकते। परमिट मतलब आज्ञा होने पर ही वहां काम करने आप जा सकते हो, बिना आज्ञा के आप काम करने नहीं जा सकते हो। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित स्थानों पर, मतलब जो उनको जमीन दे रखी है उन स्थानों पर नहीं जा सकते थे। इसमें गोरों के गिरजाघर मतलब क्या होते हैं, जो उनके चर्च हैं वो भी सम्मिलित है। मतलब काले लोगों के पास ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपने भगवान के पास अपनी प्रार्थना के प्रति जा सकें। अश्वेतों को संगठन बनाने, जो काले लोग हैं उनको ग्रुप बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनके पास बेटा ये भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी गलत बातों को लोगों के सामने पक्ष में रख सकें, वो अपनी गलत बातों को लोगों के सामने कह सकें। सुनो, दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम मींस आज़ादी की। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने आज़ादी पाने के लिए, देश के अंदर आज़ादी लाने के लिए आखिरकार ऐसे कौन कौन से बेटा तक प्रयास कर रहे थे। कह रहे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध, मतलब गोरों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी बेटा। कह रहे और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया, मतलब दक्षिण अफ्रीका का नया झंडा बना। कह रहे और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया, मतलब एक ऐसा देश बन गया जिसमें सभी के पास में अनेक अधिकार थे, अपनी बातों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने की आजादी थी। हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, मतलब एग्जाम्पल के लिए तो दक्षिण अफ्रीका में लोगों के पास आजादी दी गई कि आप अपने अधिकारों को सरकार के सामने व्यक्त कर सकते हो, और जो अधिकार गोरों के पास में है वो अधिकार कालों को भी दिए जाने चाहिए। कह रहे तो यूरोप के अल्पसंख्यक, देखो अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है बताऊं मैं आपको, अल्पसंख्यक मतलब होता है बेटा माइनॉरिटी। कह रहे हैं यूरोप के अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही, मतलब कि जो गोरे लोगों की सरकार है वो हमेशा काले लोगों पर अत्याचार करती रहती थी। कह रहे दक्षिण अफ्रीका के एक नेता थे, मशहूर नेता, इनका आप पढ़ोगे आगे क्लास 10th में, एक चैप्टर है इंग्लिश में, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो कह रहा है क्या, दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद, मतलब आपस में रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध क्या उठाई बेटा, आवाज। शासन की व्यवस्था के विरुद्ध, कि शासन की व्यवस्था के खिलाफ, कि जो उनके साथ में गलत कार्य हो रहा था उस गलत काम के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज समूहों के सामने पेश करी। कह रहे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, अब अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। 1994 में चुनाव की घोषणा करी गई कि चुनाव होने हैं, जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की हुई थी बेटा जीत हुई थी, और उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका पहला राष्ट्रपति चुना गया। मतलब पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ था कि पहली बार कोई ब्लैक पीपल, मतलब जो अश्वेत लोग हैं, उनका कोई नेता चुना गया हो सरकार के द्वारा। कह रहे हैं नेल्सन मंडेला पर मुकदमा हुआ, बिल्कुल बेटा मुकदमा हुआ, सजाएं हुई, और 30 साल तक उन्होंने, नेल्सन मंडेला एक आदमी था, 30 साल तक नेल्सन मंडेला ने अपने आप को जेल में बिताया। उन्हें सरकार के द्वारा कड़ा दंड दिया गया था, सरकार के द्वारा उनको सजा दी गई थी, और 30 साल तक उन्होंने अपने पूरे जेल में बिताया। किसके लिए, कि जो श्वेत लोग हैं और जो अश्वेत लोग हैं उनके बीच में बैर ना हो। श्वेत मतलब गोरे लोग, अश्वेत मींस काले लोग, उनके बीच में कोई फर्क ना हो, और इस समाज की स्थिति को खत्म करने के लिए उन्होंने हमेशा अपना बलपूर्वक, अपनी शक्ति, अपनी संपन्नता लोगों के लिए जाहिर करी। कह रहे बेटा नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह मतलब कि वो अफ्रीका में रहने के बाद में अफ्रीका को तोड़ रहे हैं। तो कह रहे नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा भी चलाया गया था। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं के साथ में 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, और वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप की जेल में रहे थे। मतलब उन पर मुकदमा चलाया गया कि आप हमारे देश में रहने के बाद में इस देश के अंदर हिस्से कर रहे हैं, देश को आप बंटवारा कर रहे हैं, तो उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, और उम्र कैद की सजा दिए जाने
जाने के बाद में 28 वर्ष तक वो जेल में रहते। जेल का नाम क्या था आपका? रोबेन द्वीप। याद रखना, 1 नंबर का एमसीक्यू पूछता है कि रोबेन द्वीप की जेल के अंदर उन्होंने अपना पूरा समय बिताया था। बेटा ये मेन चीज है, याद रखना मेरी बात। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा। अब आखिरकार नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा मीन्स अपनी कहानी में क्या कहा था? तो कह रहे हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब बताता हूं मैं आपको क्या है। मतलब उन्होंने अपनी किताब में लिखा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब एक बहुत लंबी यात्रा। बेटा किसके लिए? बेटा यात्रा आज़ादी के लिए। कि लोगों ने कितने लंबे साहस, 28 वर्षों तक जेल में रहना कोई मामूली बात नहीं है। और 28 वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी आज़ादी की मांग करी, अपने लोगों के लिए मांग करी, उनके लोगों की इच्छाएं क्या थी, वो चाहते क्या थे, और उसके बाद भी लोगों के लिए आज़ादी करी थी। तो आखिरकार किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने अपनी किताब लिखी थी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर उन्होंने अपनी सारी कहानियों को बताया था। उसके बाद कहते हैं अफ्रीका का संविधान। मतलब अफ्रीका के संविधान को अंगीकृत करने के लिए अफ्रीका का संविधान जो नेल्सन मंडेला के द्वारा निम्नीकृत करा गया था, नेल्सन मंडेला की मौजूदगी में बनाया गया था, वो संविधान जो लोगों के में बैर करता था, वो संविधान जो लोगों के खिलाफ होता था, उस संविधान के बजाय लोगों के लिए कैसा संविधान बना के तैयार करा ताकि सभी लोग एक दूसरे के लिए पक्ष में बराबर हों। और सभी एक दूसरे के पक्ष में अगर बराबर होंगे तो संविधान को हमेशा सभी के लिए मान्य भी करा जाएगा। तो कह रहे बेटा अफ्रीका का संविधान, मतलब अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। बिल्कुल कि पहले इतिहास में क्या होता है और उसके बाद भविष्य में आने वाले क्या होने वाला है। कह रहे एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब जहां पर लोग अपनी बातें करा करते थे कि अफ्रीका में आज के बाद में गोरे लोगों के बीच में और काले लोगों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं होंगे, वहीं अब ये बातें रखी गई कि हमेशा लोगों को समानता रखी भी जाएगी। कह रहे यह अपने देश को इसके सभी लोगों के द्वारा वास्तविक अर्थों में उनकी बातों में समझा साझा करने की घोषणा पत्र भी था। श्वेत, गोरे और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का। मतलब नेल्सन मंडेला ने अपना एक तथ्य कहा कि चाहे कोई श्वेत हो, चाहे कोई अश्वेत हो, कोई आदमी हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई अमीर कोई गरीब, लेकिन इस देश पर, अफ्रीका की सरजमी पर, अफ्रीका की जमीन पर हर व्यक्ति का समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका की सरजमी पर हर व्यक्ति का समान हिस्सा होगा। तो 2 वर्षों की चर्चा, 2 वर्षों तक बहस चली और उन बहसों के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा करी जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता। मतलब कि जिस देश की व्यवस्था, जिस देश का राजनीतिक शास्त्र, जिस देश की सारी खामियां थी, अब वो देश धीरे धीरे समय के साथ बदला। उस देश के अंतर्गत समय के साथ साथ चीजों के बदलाव हुए। कहते बेटा संविधान की आवश्यकता, सीधी सी बात है, टॉपिक आया है नया। इतनी बात शायद आपको मेरी समझ आई होगी। लगातार मैं कंटिन्यूटी 15 से 20 मिनट से बोले जा रहा हूं। अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया हमें ये चीज अच्छी लगी है। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टीम आपको अपडेट जल्दी से कर देगी। सुनो, संविधान की आवश्यकता, भाई सीधी सी बात है, एक स्कूल को चलाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है। विदाउट द रूल्स स्कूल चल नहीं सकता। एक अच्छे परिवार को चलाने के लिए कानून बनाना पड़ता है। मतलब घर में जो हमारे पापा कानून होता है, एक अच्छे ऑफिस को चलाने के लिए बॉस को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है। अगर बॉस स्ट्रिक्ट नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो ऑफिस अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे संविधान की आवश्यकता क्या है बेटा? देखो संविधान की आवश्यकता का मतलब है हर व्यक्ति को अपने अधिकार पता हो कि जो वो कार्य कर रहा है क्या वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, जो वो कार्य संपन्न करने की क्षमता में है, जो वो चीज करना चाहते हैं क्या वो चीज उनके लिए उपलब्ध भी होती है या नहीं। तो संविधान की आवश्यकता तो निम्न कारणों से होती है। संविधान की आवश्यकता का मतलब होता है कि लोगों के पास में अनेक अधिकार होते हैं अपनी बातों को किसी के सामने पेश करने के लिए। कह रहे बेटा लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण, लोकतांत्रिक सरकार को बनाना
और उसके कार्य तय करने के लिए होता है। सरकार के अलग अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, कि सभी सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र बताओ। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, कभी भी कोई सरकार अपनी शक्तियों का, अपनी ताकतों का दुरुपयोग ना कर सके। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, कि जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनके अधिकार क्या क्या सुरक्षित रखे जाने चाहिए। अच्छे समाज, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता होती है। अगर पूछता है संविधान की आवश्यकता बताओ, तो 5 पॉइंट हेडिंग है। हेडिंग के अंदर का चीजों का एक्सप्लेन करना, 5 में से पूरे 5 नंबर मिलेंगे। संविधान के प्रमुख कार्य, कह रहे चलो बात करते हैं संविधान का जरूरी काम क्या है। तो कह रहे हैं साथ रह रहे, एक साथ रह रहे अलग अलग तरह के लोगों के बीच में जरूरी भरोसा, आपस में एक दूसरे के लिए और सहयोग विकसित करता है, कि सभी पक्ष के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ में निवास करते हैं। कह रहे हैं स्पष्ट करना, यह साफ करना कि सरकार का गठन कैसे होगा, सरकार को कैसे बनाया जाएगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। आखिरकार किस मनुष्य के पास में, किस व्यक्ति के पास में अधिकार लेने की सभ्यता होती है। सरकार के अधिकारों की सीमा, सरकार की पावर्स क्या है, सरकार की ताकतें क्या हैं। कह रहे सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना, कि नागरिकों के पास में क्या क्या अधिकार हैं, नागरिकों के पास में अपनी बातों को कहने के लिए किस तरीके से अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर बेटा कह रहे हैं आपसे अच्छे समाज के गठन के लिए, एक अच्छे समाज को बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए लोगों की जो बातें हैं, उन वो जो चीज कहना चाहते हैं, वो बातों को लोगों से कहना। भारत के संविधान का निर्माण, आखिरकार भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान को बेटा निर्माण, भारत के संविधान को बनाया कैसे गया। तो सुनो, कह रहे भारत जैसे बहुत बड़े विशाल और विविधता भरे देश, मतलब भारत में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, तो इतने बड़े विविधता, इतनी सारी जातियों से बटे हुए देश के लिए संविधान बनाना आसान तो नहीं था, बहुत बड़ी बात थी, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के लिए मैं और मेरा एक दोस्त हैं, 2 दोस्त, हम दोनों दोस्त कहीं घूमने की बात करें, प्लानिंग बड़ी आसान से हो सकती है, लेकिन वहीं अगर मेरे ग्रुप में 10 लोग होंगे तो फैसले लेने में देरी होगी। वहीं ग्रुप में 50 लोग होंगे, फैसले लेने में और देरी, वहीं ग्रुप में 100 लोग होंगे तो बेटा फैसले लेने में उतनी ही देरी होगी। तो ऐसे ही कह रहे कि जिस देश में इतनी सारी जाति के लोग, इतने सारे धर्मों के लोग निवास करते थे, आखिरकार उस देश के लिए, भारत देश के लिए चुनौती सबसे बड़ी यह थी कि आखिरकार किस तरीके से भारत के सामने संविधान को पेश करा जाएगा। कह रहे बेटा 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए, जो अंग्रेजों की सरकार है, ब्रिटिशों की सरकार ने भारत सरकार के लिए बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन भारत की आकांक्षाओं को पूरा, लेकिन जो भारतवासियों की सोच थी, जो उनकी इच्छा थी, जो वो चाहते थे, वो चीज कभी बेटा पूरी नहीं हो पाई। देश ने धर्म के आधार पर, देश के अंदर धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। मतलब भारत के अंदर, जब आपको पता हो, अगर 1947 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ था, और जिस दिन बेटा भारत आजाद हुआ उसी दिन भारत के टुकड़े भी हुए, भारत में से बंटवारा करके पाकिस्तान का निर्माण करा गया था। तो मतलब मुश्किलें तो थी कि आजादी तो मिली, बट आजादी क्या मिली, एक संभावित बंटवारे के साथ। ये बात लाइन याद रखना। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का क्या लिखा था बेटा, संविधान। इन लोगों ने भारत के संविधान लिखने के लिए, भारत के संविधान के लिए जरूरी भूमिका, कि संविधान को बनाने के लिए क्या कारक जरूरी थे, संविधान को इस्तेमाल करने के लिए क्या चीज जरूरी थी, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव यह भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। मतलब जब भारत की आजादी होगी, आजादी तो मिल चुकी थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद में भारत का संविधान कैसा रखेंगे, कि आजादी से पहले बेटा भारत आजाद नहीं था। भारत जब वहां पर राजतंत्र था, राजतंत्र मींस एक राजा का शासन, अंग्रेजी सरकार बैठी हुई थी, लोगों पर क्रूरता करती थी, लोगों के ऊपर हिंसा करी जाती थी कि तुम्हारी बातों का पालन करने नहीं देंगे। लेकिन जब भारत को आजादी मिली तो देश के सामने समस्याएं थी, कि पहला तो इस देश को संभालना, और दूसरी समस्या थी कि इतने सारे धर्मों के लोगों को आप कैसे एक साथ रखोगे। कि जब भारत को आजादी मिली थी, बहुत सारे देशों ने अपनी यह टिप्पणी करी थी कि ऐसा देश जिसमें इतने सारे लोगों, इतने सारे वर्गों के, इन सारे धर्मों, इतनी सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता। लोगों ने यह भी कहा था कि इतने सारे धर्मों के लोग अगर एक साथ देश के अंदर रहते हैं तो इस देश का देख लेना कभी ना कभी नुकसान होगा, ये देश कभी ना कभी टूटेगा। और उस दिन से लेके आज तक भारत कभी टूटा नहीं, और भारत आगे भी चलकर कभी नहीं टूट सकता। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र आजाद भारत के संविधान में सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, सुनो बेटा, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का मतलब क्या होता है, भारत में सभी व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है जिनकी आयु 18 साल से अधिक है।
और हर एक व्यक्ति का वोट बेटा एक बार दिया जाएगा और उसके जो वोट का मूल्य है, मतलब उसके जो वोट की गिनती होगी वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक बार ही करी जाती है। स्वतंत्रता, आजादी और समानता। स्वतंत्रता मतलब मैं आजाद हूं, मैं किसी भी पार्टी को वोट दे सकता हूं। मेरे साथ समानता होगी, जो चीज मुझे मिल रही है वो चीज मेरे बराबर ले दोस्त को भी मिलेंगी। आप लोग स्कूल में जाते हो, आप सबके लिए डेस्क सेम है, आप सबके लिए टीचर भी सेम है, आप सबके लिए ब्लैक बोर्ड जो और भी अदर नेसेसरी चीजें होती हैं सब कुछ सेम है। क्या है बेटा? आपके लिए समानता है। कह रहे समानता के अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी। अल्पसंख्यक मतलब क्या होते हैं? माइनॉरिटी लोग। माइनॉरिटी मतलब बेटा क्या कहते हैं? जिनकी जाति समाज में कम होती है, उन लोगों को अधिकार दिया जाता है कि आप माइनॉरिटी मतलब एग्जाम्पल के लिए ऐसा माने कि एक जगह पर 10 लोगों में से ये सारे लोग 9 लोग जो हैं ए वाले हैं और जो एक इंसान है वो कौन सा है बेटा? बी वाला है। तो कहीं ना कहीं सोचो बी वाले को क्या बुरा नहीं लगेगा? क्या बी वाले को घबराहट नहीं होगी कि यार ये लोग तो इतने सारे हैं, तो मेरे साथ क्या करना चाहिए? तो सरकार क्या कहती है कि जो लोग भारत में अल्पसंख्यक हैं, जिनकी जाति भारत में कम से कम हुआ करती है, सरकार हमेशा उन लोगों का साथ दिया करेगी, सरकार हमेशा उन लोगों को सहयोग करेगी। इस तरह से भारत के संविधान की नींव रखी गई थी। और भारत के संविधान की नींव रखते वक्त ये बात कही गई थी कि स्वतंत्रता भी होगी, समानता भी होगी, और स्वतंत्रता समानता के साथ में सभी धर्मों की बातों को रचा जाएगा कि कौन सी बातें किसी देश के लिए जरूरी होती हैं। और देश की नींव रखने के लिए हर एक राजनीतिक समूह को, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों चाहे वो बहुसंख्यक लोग हों, किसी भी देश में व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि सरकार ने हमारी बातों को संविधान में लिखित दस्तावेज में नहीं लिखा। कह रहे हैं हालांकि उस समय ब्रिटिशों को, मतलब अंग्रेजों का क्या था बेटा? कब्जा था। तो भारत के राजनीति विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो भारत के राजनीति विशेषज्ञ थे, जो भारत के राजनीतिक कल्पनाकारी थे, वो अपनी बातें कहा करते थे। उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। मतलब इन लोगों को धीरे धीरे सारी मीटिंग्स में क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य नहीं होने, उन सारी मीटिंग्स में इनको हिस्सा लेने का अवसर मिलने लगा था। कह रहे बेटा संविधान सभा, संविधान सभा मतलब एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बात रखेगी? भैया संविधान बनाने जा रहे हैं, संविधान के लिए क्या बात जरूरी है और क्या बात संविधान के लिए जरूरी नहीं है। कह रहे हैं चुने गए जनप्रतिनिधियों कि जिन लोगों को चुना गया था, जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा से तात्पर्य है ऐसी संविधान सभा के अंदर ऐसे व्यक्तियों का समूह जो संविधान के अंतर्गत चीजों को शामिल करने की अपनी व्याख्या करते हैं, जो संविधान के अंतर्गत अपनी बातों को प्रतिक्रिया के रूप में जाहिर करते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो संविधान के अंदर हर चीज की क्रियाओं के लिए अपनी बातों को पेश करते हैं, ऐसे लोग संविधान सभा के अंदर थे। भारत की संविधान सभा के बारे में बता रहे हैं हम। कह रहे भारत की संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भैया क्या कहने हैं कि जब भारत की संविधान सभा बनी थी तो जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी बेटा वो दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके बाद में देश 2 हिस्सों में बट गया था, एक हिस्सा भारत का, एक हिस्सा पाकिस्तान का। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई थी, एक बनी थी भारत की संविधान सभा और एक बनी थी पाकिस्तान की। जब देश का बंटवारा, अब ये आखिरकार संविधान सभा बटी क्यों? कि बात हो रही है 1946 में संविधान सभा बन चुकी थी और देश को आजादी मिली थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। जब देश का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा का भी बंटवारा हो चुका है। एक संविधान सभा भारत के संविधान सभा पर जोर दे रही थी और दूसरी संविधान सभा पाकिस्तान के संविधान सभा पर जोर दे रही थी। बेटा कह रहे भारत का संविधान लिखने वाली सभा में, लिखने वाली कमेटी में 299 लोग थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था। प्रारूप कमेटी के, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक संविधान बनाया था। हर एक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुआ। मतलब हर एक धारा पर, हर एक सजा पर 2000 से ज्यादा संशोधनों मतलब बदलावों पर चर्चा करी गई और 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा, मतलब 3 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 114 दिनों की चर्चा करी गई और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी करा गया और संभाला भी गया। उन सारी बातों को जाहिर भी करा गया कि संविधान के अंगीकृत कौन सी बातों को पेश करेंगे। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित करा भी गया। तो कह रहे इन्हीं बहसों से हर प्रावधान, हर नजरिए के पीछे की सोच और तर्क को समझा सकता, हर बात को शो भी करा जा सकता है। बेटा चलो आखिरी के अपने 3 बनने जा रहे हैं। कह रहे भारतीय संविधान लागू, अब आखिरकार भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो कह रहे भैया 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया भी जाता है।
एक कमेंट्स में आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ तो अब की बार जो अपना गणतंत्र दिवस आने वाला है वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके लिए, भारत की संविधान की विशेषताएं। अब भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो कहते हैं संघीय सरकार, बिल्कुल सरकार का बंटवारा होता है यहाँ पर, संसदात्मक सरकार, पार्लियामेंट के अंदर सरकार की शेयरिंग करी जाती है, प्रभुत्व कब्जा, संपन्न लोकतांत्रिक राज्य, हर लोकतांत्रिक राज्य के अंदर, दिल्ली में दिल्ली सरकार है, यूपी में यूपी सरकार, पंजाब में पंजाब, मतलब हर राज्य के मुताबिक सरकारों को बांटा गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य, उनके खिलाफ एक राज्य खड़े भी होंगे। मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं लोगों के लिए, स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है, धर्मनिरपेक्षता दी गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब क्या होती है बेटा, कोर्ट, कि कोर्ट के पास में पूरा अधिकार होता है कि जो जिस व्यक्ति ने गलत करा हो उसको सजा दी जाए और जिसने कुछ गलत ना करा उसको कभी सजा ना हो। कह रहे राज्य के नीति निर्देश, मतलब राज्य के अंदर जो प्लान्स बताए गए हैं, राज्य के अंदर जो बातें कही गई हैं, उन सारी बातों को आपको मानना है। संविधान संशोधन, संशोधन मतलब क्या होता है बेटा, चेंजेस, कि संविधान सभा की संशोधन, संविधान सभा के अंदर बदलाव करने के लिए कौन कौन सी बातें जाहिर करी गई थी। कह रहे हैं देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में करे जाने वाले बदलाव। बिल्कुल, संविधान संशोधन से तात्पर्य है किसी भी संविधान के अंतर्गत किसी भी धाराओं को बदलने के लिए जो विधि का जो इस्तेमाल करा जाता है, ऐसी प्रक्रिया को संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहते हैं। संशोधन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चेंजेस, याद रखना। संशोधन मतलब होता है बेटा चेंजेस, मतलब संविधान के अंदर हमें बदलाव करना। कह रहे संविधान का दर्शन, चलो संविधान का पूरा एकदम तरीका पढ़ते हैं। कह रहे संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना, संविधान की बातें या उद्देशिका भी कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ, मतलब जिसके द्वारा पूरे संविधान को बनाया गया, कि पूरे संविधान को बनाने के लिए अलग अलग कार्य करे गए। कह रहे जिन मूल्यों ने, जिन बातों ने स्वतंत्रता संग्राम मतलब आजादी की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, तथा जो इस क्रम में जांच रख लिए गए, वे ही भारत के लोकतंत्र का आधार बना। वही लोग भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी क्रियाएं बनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल करा गया कि भारत के संविधान की सभा में, भारत की संविधान की बैठकता के अंदर उन सारी बातों के मुद्दों को शामिल करा जाएगा जो चीजें संविधान सभा के लिए जरूरी होती हैं। भारत के संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। कह रहे हैं भारत की संविधान की जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी बातें इन्हीं के द्वारा बनी है। इसके सहारे परखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारत के संविधान की आत्म बसती है कि भारत का जो संविधान है, संविधान के अंदर जो बदलाव होते हैं, उन संविधान सभा की प्रतिक्रियाओं की सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। आखिरी स्लाइड हमारी आती है, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड जो संविधान की बातों को बताते हैं। बेटा पहले कह रहे पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं। मतलब कह रहे व्यक्ति के पास में पूर्ण रूप से भारत के अंतर्गत आजादी है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, बजाय किसी और धर्म की बुराई ना करे। आप हिंदू हो तो आप हिंदू की बात करो लेकिन मुसलमानों को कुछ मत कहना। आप मुसलमान हो तो मुसलमानों की बात आप कितनी लेकिन हिंदू कुछ मत कहना। आपके पास में पूरी आजादी है कि आप जिस धर्म के पालन करता हैं उस धर्म को आप माने। दूसरा, गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, कि जब वोट होंगे, वोट के बाद जो लोग जिस व्यक्ति को चुनेंगे कैंडिडेट को, उसकी बात को लोगों को मानना पड़ेगा। कह रहे तीसरा आपका लोकतांत्रिक, बिल्कुल सरकार का एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसा तरीका जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं। लोगों के पास में समान राजनीतिक अधिकार होते हैं, लोगों के पास में समान शक्तियां होती हैं, लोगों के पास में सारी क्रियाएं होती हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। समता मतलब बराबरी, कानून के समक्ष, कानून के नजरिए से सभी लोग बराबर हैं। बंधुता, कब्जा, हम सब ऐसा आचरण करें, हम सब ऐसा एहसास करें जैसे कि एक परिवार के क्या हो, सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, बिल्कुल बेटा, कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को अपने से कम ना माने, बिल्कुल भी। और इस तरीके से हमारी ये स्लाइड यहां पर पूरी हुई। लगभग कुछ मिनट होंगे, शायद 30 मिनट के लगभग का समय हो गया हमारा, और 30 मिनट के समय के अंदर हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर रिविजन करा। इससे बाहर गाइस कुछ भी नहीं आने का है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुल प्लीज, इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं आने की। जो बात मैंने यहां पर बताई है सिर्फ उसी बातों को याद रखना दिमाग में अपने, और पेपर से लास्ट दिन तक इस रिवीजन को देखते रहना। जो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर्स में उसको अपलोड करता रहूंगा। इन सारी बातों को दिमाग में याद रखो।
पेपर देने जाओ, आप लोग ABC के वॉरियर्स हो, और पेपर से आपको डर नहीं लगता, बल्कि पेपर को हमसे डर लगता है कि पेपर में क्वेश्चन कौन सा दें जो ABC के बच्चे ना कर पाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि जितनी मदद मैंने आपकी करी उतनी मदद और किसी की हो सके। तो बच्चों, मिलते हैं अगली ही ऐसी वन शॉट रिवीजन के साथ में। बाय।